हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल आपके रह गए थे, जैसा कि प्रेरकत्व क्या है, ठीक है, किसी भी समतल कुंडली का प्रेरकत्व क्या है, या स्वप्रेरण गुणांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने आपसे ये भी पूछा था कि किसी धारावाही परिनलिका के कारण या धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक या फिर किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, दोनों में से कोई एक बताने के लिए मैंने आपसे बोला था। तो मैक्सिमम बच्चों के कमेंट आए हैं कि परिनलिका वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, तो परिनलिका वाला मैं बता दूंगा। और साथ ही साथ आपको जो है किसी भी कुंडली के कारण स्वप्रेरण गुणांक कैसे निकालते हैं उसका हम थोड़ा सा हिंट बता देंगे और आसानी से आप लोग उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुंडली में संचित ऊर्जा की भी बात करेंगे और साथ ही साथ अन्योन प्रेरण, यानी पूरी तरीके से आज की इस वीडियो में जो भी डिस्कशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। न्यूमेरिकल भी आज ही के टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में मेरे जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएँ जो है, ढेर सारी बधाइयाँ जो है कल ही से दे रहे हैं। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और मैक्सिमम अंक यानी अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होइए और शुभम क्लासेस के साथ साथ मेरा और अपने घर वालों का भी नाम रोशन कीजिए। मेरा जो है यही आप लोगों से कामना है और मेरी यही इच्छा भी है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तो अपने दोस्तों में आपने शेयर नहीं किया हो तो शेयर भी कर दीजिए। चलिए बात करते हैं प्रेरकत्व की। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रेरकत्व होता क्या चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो प्रेरकत्व की अगर हम बात करें तो अगर किसी कुंडली में, ठीक है, अगर हम किसी कुंडली में, जैसे मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक कुंडली है, इस कुंडली में अगर हम क्या धारा के मान में परिवर्तन करें, इसमें हमने कोई धारा प्रवाहित किया है और अगर हम इस कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इससे संबंधित इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स फाई बी के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसके अंदर एक क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। वो प्रेरित धारा तो खैर बात की बात है, लेकिन ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा, धारा की वजह से, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। माना किसी कुंडली में धारा I प्रवाहित करने या धारा I के मान में परिवर्तन करने से, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। धारा I के मान में परिवर्तन करने से उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान या चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का मान जो है इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती, मान धारा I के समानुपाती होती है, ठीक है। अर्थात यही फाई बी प्रोपोर्शनल I, ठीक है। यदि कुंडली से संबंध फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में
फेरों की संख्या कैपिटल N हो तब क्या हो जाएगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स N phi b प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा I। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं जिसको L बोलते हैं, ठीक है। N phi b इक्वल टू L I, तो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, N phi b अपान I, जहाँ पे ठीक है L यानी ये जो समानुपाती नियतांक है यही आपकी कुंडली का प्रेरकत्व तो कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे समान अनुपाती L नियतांक है ना L, यही समानुपाती नियतांक L कुंडली का प्रेरकत्व कहलाता है, कुंडली का प्रेरकत्व कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, कुंडली का प्रेरकत्व L, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हेनरी होता है, ठीक है। इसकी बीमा कैसे निकाली जाएगी, बीमा की बात अभी हम बाद में करेंगे। स्वप्रेरण गुणांक जब कैलकुलेट करवाएंगे तो स्वप्रेरण गुणांक यानी L इक्वल टू जो एक नया फार्मूला निकालेंगे ई के टर्म में, किसके, विद्युत वाहक बल के टर्म में, तब वहाँ जो है आपकी बीमा निकलवाएंगे क्योंकि वहाँ से बीमा निकालना आसान होगा। चलिए देखिए, प्रेरकत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेरकत्व के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। पहला जो है स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण, और दूसरा जो है वो आपका अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण। तो चलिए बात करते हैं स्वप्रेरण की। तो स्वप्रेरण की घटना क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, कोई कुंडली है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी लगाया, प्लस माइनस, इसके अंदर क्या हुआ, धारा प्रवाहित किया। जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो और धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली से संबंध इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और लेंज के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग ये जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी अगर हम क्या करें, धारा का मान यहाँ पे क्या, धारा का मान अगर बढ़ रहा है या विद्युत वाहक बल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो विद्युत वाहक बल ज्यादा किसके कारण हो रहा, धारा के बढ़ने के कारण, यानी धारा बढ़ रही तो विद्युत वाहक बल ज्यादा हो रहा है ना। लेकिन जब विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, धारा का विरोध करेगा, यानी धारा को कम करने की कोशिश करेगा, धारा को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। और जब विद्युत वाहक बल कम होगा तो ये धारा को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि धारा के कम होने की वजह से ना विद्युत वाहक बल कम हो रहा है। तो लेकिन ये नहीं चाहेगा कि विद्युत वाहक बल क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे एक अभी सिंपल सा एग्जांपल देखो, जब बच्चे खेलते रहते हैं तो उनको जो है रुलाने में मज़ा आता है ना, जब वो खुश हैं खेल रहे हैं तो उनको आप जो है जाके रुलाने में मज़ा आता है, या फिर उनको जो है थोड़ा उनके साथ खेलने में। और जब वो रोने लगते हैं तो आप नहीं चाहते कि वो रोए, तब क्या बोलते हो, चुप हो जाओ, ऐसे ही ना। यानी जब वो खेल रहा है तो उसको रुलाने का मन करेगा, और जब वो रोने लगेगा तो उसको क्या करेगा, चुप कराने की कोशिश करोगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जब ये विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कहाँ, किस कारण बढ़ेगा, धारा के बढ़ने के कारण। लेकिन तब ये नहीं चाहेगा कि धारा का मान बढ़े, ठीक है, क्योंकि ये लेंज के नियम के अकॉर्डिंग हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार कुंडली के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। स्वप्रेरण की परिभाषा कहानी हो गई, थोड़ा शॉर्टकट में परिभाषा देखो। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन के फलस्वरूप कुंडली में
फ्लक्स परिवर्तन होता है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की। ठीक है, तो हेडिंग डालिए स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक या इसी को एक और नाम से जानते हैं स्वप्रेरकत्व, और इसी के जस्ट बाद हम आपकी बीमा कैलकुलेट करवा देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, आपने स्वप्रेरण की घटना पढ़ी ली। स्वप्रेरण किसे कहते हैं? कुंडली से। ठीक है, अभी भी एग्जांपल मैंने बताया। तो मान लेते हैं इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? I है। माना कुंडली में प्रवाहित धारा I है। ठीक है, और कुंडली के अंदर कुंडली से संबंध, ठीक है, और कुंडली से संबद्ध, या हम थ्योरी पहले ही लिख लेते हैं यार, इससे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने राइट कर ली। और कुंडली से संबद्ध कुल फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल N है, तथा धारा परिवर्तन के कारण प्रत्येक फेरों से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना है? phi b, तब N phi b यानी प्रेरकत्व की परिभाषा मैंने बताई थी, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? I के। और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे? कांस्टेंट ले आएंगे। क्या करेंगे? एक कांस्टेंट ले आएंगे, L I, जहां पे L क्या है? आपका स्वप्रेरण गुणांक। L क्या है? ये जहां L स्वप्रेरण गुणांक है, L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है। आगे देखो, यदि I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर क्या है? 1 एम्पियर, तब क्या हो जाएगा? तब N phi V इजकल टू L, N phi V इजकल टू L। ठीक है, यानी कहने का मतलब किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की कुल संख्या के मान के बराबर होता है, जब कुंडली के अंदर धारा परिवर्तन की दर या कुंडली के अंदर एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, या धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने? I बराबर क्या मान लिया? 1 एम्पियर। तो परिभाषा क्या हो गई? L बराबर N phi b, और N phi b क्या है? कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। ठीक है, और L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं के संख्या के मान के बराबर होता है, जब परिपथ में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, सिंपल सी सारी चीज़ें लिखी हुई है, यहीं से डेफिनेशन उठाओ, डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और ये क्या है? प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो इसके बराबर हो रहा, कब बराबर हो रहा है? जब I बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, और वैसे भी हम जानते हैं इसके फ्लक्स परिवर्तन की, यानी धारा के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? -N d∅/dt, d∅/dt। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई, E इजकल टू N को अंदर ले जाओ, d/dt N phi b, और N phi b बराबर है क्या? Li। N phi b बराबर क्या है? Li। तो वैल्यू रख लो N phi b की जगह पे आप क्या रखोगे? Li।
ठीक है, ये वैल्यू रखिए। तो E इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी एल आई, ठीक है। एल आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और माइनस तो लगा ही है, माइनस छूटना नहीं चाहिए। तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, या इसी को बुक में ऐसे लिखा गया होगा, माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो कोई दिक्कत नहीं, डी टी बाई या डेल्टा टी, ठीक है, वही चीज़ है। तो E बराबर क्या हो, एल बराबर क्या होगा, E अपान माइनस भी इधर भेज दो, डी आई बाई डी टी से क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डी आई बाई डी टी से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यदि डी आई बाई डी टी बराबर एक एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, यदि डी आई बाई डी टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब क्या मिलेगा, बोलो, तब क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। अरे भाई, तब सीधे सीधे मिलेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस एल या L इक्वल टू माइनस ई। यही तो मिलेगा कि कुछ और मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब यहां से क्या परिभाषा बन रही है, ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या है, स्वाप्रेरण गुणांक। किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। कब, जब परिपथ में डी आई बाई डी टी क्या है, धारा परिवर्तन की दर, जहां भी समय से भाग किया जाए तुरंत जो है समय दर, ठीक है। तो बटे आप दर जोड़ेंगे, यह धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। यदि किसी परिपथ में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली के स्वाप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ, इसके बाद करते हैं मात्रक की। मात्रक तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, हेनरी। क्या होगा, हेनरी। बीमा की बात करें, ऐसा ही मात्रक है ये। चलो बीमा की बात करते हैं, तो एल की बीमा, ई की बीमा बटे आई की बीमा, तो डेल्टा आई की बीमा, और डेल्टा टी चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिख सकते हो आप डेल्टा टी, ठीक है, इसकी बीमा। अब भाई देखो, इसकी बीमा क्या होती है, बोल्ट हो, या इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट, और बोल्ट V, ठीक है। ई का मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है ना, और इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो अगर मात्रक ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, बोल्ट गुणे समय, हाँ सेकेंड, बोल्ट गुणे सेकेंड और बटे एम्पियर, ठीक है। अब भाई बोल्ट, इसकी बीमा क्या होती है, अगर आपको इसकी बीमा पता है तो ये बीमा आप आसानी से निकाल पाते हैं। अगर इसकी भी बीमा नहीं पता है तो और सरल करके देखो, V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। और ये क्या, कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बल की बीमा क्या होती है, ml t की पावर -2 और गुणे विस्थापन यानी ml स्क्वायर टी की पावर -2, ये आपकी कार यानी W की बीमा होती है। और इसकी बीमा क्या होती है, AT। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -3 A इनवर्स। ये आपकी किसकी बीमा हो गई, बोल्ट की बीमा मिल गई। तो बोल्ट की बीमा सीधे सीधे रखो, ml स्क्वायर टी की पावर -3 A की पावर -1, ठीक है, इनटू इसकी बीमा T समय है ना, इनटू इसकी बीमा क्या है, एम्पियर यानी A। अब सबको अरेंज कर लो, जो आए इसकी बीमा, ठीक है। तो भाई देखिए कितना आ गया, ml स्क्वायर टी की पावर -2 A की पावर -2, ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, A की पावर -1 पहले से, एक -1 और हो गया तो -2 हो गया। ये इसको यहाँ पावर -3 + 1 को सॉल्व किया तो -2 आ गया,
और एल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, किसकी विमा है, हेनरी की, यानी एल की विमा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जिस क्वेश्चन की डिमांड कर रहे थे उस क्वेश्चन की बारी है, ठीक है। किसी धारावाही परिनलिका का स्वाप्रेरण गुणांक, ठीक है। तो हेडिंग डालिए धारावाही परिनलिका का स्वाप्रेरण गुणांक। तो धारावाही परिनलिका का स्वाप्रेरण गुणांक निकालने से पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि धारावाही परिनलिका के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, V=, ठीक है। तो धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, अगर आप ये नहीं बता सकते तो फिर तो भाई क्या करेंगे आप लोग, तब तो आपको इसके डेरिवेशन में समस्या आ जाएगी, क्योंकि बस यही एक फार्मूला यूज करना, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट पुराना है। तो चलिए देखिए, हेडिंग लिखिए धारावाही परिनलिका का स्वाप्रेरण गुणांक, का स्वाप्रेरण गुणांक या स्वाप्रेरकत्व, दोनों बातें कही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V= कितना होता है, अरे भाई μ0I होता है। यदि परिनलिका में फेरों की संख्या n हो तो, यदि परिनलिका में फेरों की संख्या n हो तो V= कितना हो जाएगा, μ0NI। इसमें क्या दिक्कत है भाई, यही तो हो जाएगा, ठीक है, μ0NI। परिनलिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, φB बराबर क्या होता है, B.A, B.A, ठीक है, B.A वैल्यू B की वैल्यू μ0NI इंटू ए, μ0NI इंटू ए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो भाई, हमको क्या मिल गया, φB मिल गया ना, φB मिल गया। अब क्या करिए, स्वाप्रेरण गुणांक का फार्मूला लगाइए और तुरंत बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है। एक चीज तो, जहां पे ए क्या है, परिनलिका का क्षेत्रफल है ना, परिनलिका का क्या है, क्षेत्रफल है। चलो पूरा बता देते हैं। जैसे देखो कुछ इस तरीके से परिनलिका होती है, ठीक है। हमको लगा यार आप लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर से थोड़ा बहुत सीखे हैं, थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, इस तरीके से परिनलिका होती है, ठीक है। अब इसको यार तुम लोग इतना समझ जाया करो, इतना वक्त बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझा रहे हैं फिर से। अब देखो इस परिनलिका में क्या है, ये फेरे लपेटे गए, क्या है, फेरे लपेटे गए। और परिनलिका की लंबाई हम मान लेते हैं कितना है, परिनलिका की लंबाई मान लेते हैं कितना है, ये माना परिनलिका की लंबाई कितनी है, L, ठीक है। परिनलिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, ठीक है। परिनलिका में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। परिनलिका में क्या हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो परिनलिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, यदि परिनलिका में फेरों की संख्या कुल कितनी हो, कैपिटल N हो, तो यहीं आप एक लाइन और लिखेंगे, तब परिनलिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तब परिनलिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसको बाद में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एकांक लंबाई से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। हो तो परिनलिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, N=N/L,
L, ठीक है। तो अब कुल चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, V इक्वल टू म्यू जीरो N अपान L आई, N अपान L आई, ठीक है। समीकरण नंबर 1, यहाँ तक बात एकदम अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे क्या है, यदि परिनलिका के एक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, यही लिख देते हैं, जगह है इतनी, यदि परिनलिका के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो परिनलिका से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई। कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक, भाई देखो एक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई बी है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा, कितने हैं भाई, एन फेरे है ना, तो एन फेरों से संबंध ये हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से आप क्या करें, ये मिल गया। अब देखो फाई बी बराबर होता क्या है, वी क्या होता है, बी डॉट ए, वैल्यू रख लो। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन वी ए। बी की वैल्यू देखो वहां हमने निकाला ना, एन कितना, म्यू जीरो एन आई बाई एल, एन क्या हो गया, एन स्क्वायर म्यू जीरो आई इंटू ए भी तो है, आई अपान एल इंटू ए, जहां पे ए क्या है, परिनलिका के अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल है। यदि परिनलिका की त्रिज्या कितनी हो, आर हो, यदि इसकी त्रिज्या कितनी हो, आर हो, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ए बराबर क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर, या म्यू नॉट को पहले लिख लो, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर अपान एल, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, चुंबकीय फ्लक्स फाई, ठीक है। अब स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से L इजकल टू, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से ये वैल्यू किसकी है, एन फाई बी की, किसकी है, एन फाई बी की, क्या होता है, फाई अपान आई, जहां पे इस फाई की जगह क्या रखा जाएगा, एन फाई बी अपान आई। ये कहां से हो रहा है, प्रेरकत्व की परिभाषा से, प्रेरकत्व की या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से, कहां से, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से, ठीक है। ये लाइन हम कहां से लिख रहे हैं भाई, स्वप्रेरण गुणांक, आप याद करो यही इतना आया था, स्वप्रेरण, कितने लोग समझ गए, नहीं समझे हो तो हम बता रहे हैं फिर से, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से। अरे आपको याद होगा ये निकलवाए थे कि नहीं निकलवाए थे, एन फाई बी इक्वल टू एल आई, तो यहाँ से देखो एल बराबर क्या हो जाएगा, आई को भेज दो दूसरी साइड, इतना सिंपल ही तो लिखा है, स्वप्रेरण गुणांक एल इक्वल टू फाई। अब यही मान उठा के रख दो, आई से आई आपका निपट जाएगा, आई से आई आपका निपट जाएगा, तो फाइनली एल इक्वल टू बचेगा क्या, यहाँ लिख देता हूँ, एल से एल निपट गया, फाई बी की वैल्यू म्यू जीरो एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर बटे एल, और नीचे बच रहा आई, इससे ये कैंसिल हो गया, जो बचा वो आपका आंसर। तो बचा क्या, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपान एल, पाई आर स्क्वायर अपान एल, ठीक है। ये आपके क्या है, किसी धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक, जहां पे एल परिनलिका की लंबाई है और पाई आर स्क्वायर क्या है, परिनलिका का क्षेत्रफल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पर एक वृत्ताकार कुंडली के कारण जो आप खुद से करेंगे उसको जरा हिंट में देख लीजिए। अगर हम वृत्ताकार कुंडली की बात करें, ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है भाई, V इजकल टू म्यू जीरो आई अपान टू आर,
अपान 2r। यदि फेरों की संख्या n हो तब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू 0 ni अपान 2r। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। और अब यही b का मान उठा के यहां रख देना, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है। b का मान बदला क्या, केवल b का मान ही तो बदला है, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है। इसी में आप b का मान रख दो और ये, ठीक है। अब आप लोग कर लेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। फाइनली हम बता दे रहे हैं L इक्वल टू कितना आएगा। अब देखो भाई L इक्वल टू कितना आएगा, अगर मान लो b की जगह पे आप ये रखते हैं तो b की जगह पे इसको रखेंगे आगे n से, तो म्यू 0 तो रहेगा ही रहेगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, i से i कट ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, i से i क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला। ठीक है, किसके कारण है, किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण। ठीक है, नीचे यार आपका 2 बचा है ना, तो नीचे 2 आपका रहेगा, इतना हेनरी। सिंपल है कि नहीं है, ये आप लोग कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुंडली में संचित ऊर्जा, और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक अन्योन प्रेरण गुणांक की बात की जाएगी। तो हेडिंग डालिए कुंडली में संचित ऊर्जा। और उससे पहले आप सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज की इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 800 लाइक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पर कम से कम 800 लाइक आ जाने चाहिए। चलिए, तो बताइए भाई कुंडली की संचित ऊर्जा कितनी होती है। कुंडली की संचित ऊर्जा U इक्वल टू हाफ L I 0 स्क्वायर, हाफ L I 0 स्क्वायर, ये होती है कुंडली की संचित ऊर्जा। ठीक है, और कैसे आएगी ध्यान से देखिए, कुंडली में संचित ऊर्जा। ठीक है, कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला कितना होगा भाई, U इक्वल टू हाफ L I 0 स्क्वायर। आएगा कैसे, ध्यान से देखो। माना किसी कुंडली में प्रारंभिक धारा कितनी है, 0 है, तो यानी प्रारंभ में कुंडली के अंदर धारा कितनी है, 0। अब हम अगर इस कुंडली के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित करते हैं, तो यानी 0 से, मान लो 1 एम्पियर की धारा हमने प्रवाहित किया, तो प्रारंभ में 0 था और फिर बाद में कितना हो गया, 1 एम्पियर, तो धारा परिवर्तन की दर कितनी हुई, 1 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, तो धारा परिवर्तन की दर की वजह से, ठीक है, धारा परिवर्तन की दर की वजह से कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और लेंज के नियम के अकॉर्डिंग ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करता है, सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा। उत्पन्न किसके कारण हो रहा, धारा परिवर्तन के कारण। तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक धारा परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब अगर इसके अतिरिक्त हम इसके धारा के मान में और परिवर्तन करना चाहें तो हमें क्या होगा, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या होगा, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के अगेंस्ट यानी उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता, और यही कार्य उस कुंडली में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है या स्टोर हो जाती है। यही हमारी कुंडली की क्या कहलाती है, संचित ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, लैंग्वेज राइट कर दें, एक सेकंड रुकिए भाई, वीडियो को रोक के मैं लैंग्वेज राइट कर देता हूं जिससे आपको समस्या ना हो। तो चलिए देखिए, लैंग्वेज मैंने राइट कर दिया। वीडियो को रोक कर लैंग्वेज इसलिए राइट किया जिससे आपका टाइम बचे और वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा ना हो। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और अच्छी चीज़ें मिल जाएं, इसलिए वीडियो को रोक कर मैं इसको पहले ही राइट कर लिया। देखिए ध्यान से, जो चीज़ें मैंने कहा वही सारी चीज़ें यहाँ पे राइट किया हुआ है। ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है, यानी किसका विरोध करेगा, धारा परिवर्तन का, उसी की वजह से तो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मान लिया किसी कुंडली का धारा जो है 0 से हम कितना करना चाह रहे हैं, I0 तक बढ़ाने के लिए हमको इस जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा, और वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। आगे, माना किसी कुंडली का प्रेरकत्व L है, किसी समय कुंडली में प्रवाहित धारा I है तथा धारा परिवर्तन की दर हमने मान लिया di/dt है, तब इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, -L di/dt।
डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये धारा परिवर्तन की दर हो गया। ठीक है, अब कुंडली के अंदर कुंडली को सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म भाई धारा प्रवाहित करने का मतलब आवेश प्रवाहित कर रहे हैं ना, सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी क्यू, ई इंटू डी क्यू, क्योंकि भाई होता क्या, W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू, क्या होता है V इंटू क्यू, और यही V यानी वहाँ विभवांतर होता है वोल्ट, और यही तो विभवांतर यहाँ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक भी तो वोल्ट ही होता है। ठीक है, E की वैल्यू रखो यार यहाँ से, माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू इंटू डी क्यू। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, डी डब्ल्यू माइनस एल डी टी को इसके साथ में शिफ्ट करो, डी क्यू के साथ में, तो ये हो गया डी आई इंटू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी होता क्या है, डी क्यू बाई डी टी ये क्या होता है, डी आई क्या होता है, धारा, धारा की डेफिनेशन क्या है, क्या भाई, अरे आई बराबर क्या होता फार्मूला, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यदि आवेश हमारा सूक्ष्म हो यानी डी क्यू हो तो सूक्ष्म समय अंतराल डी टी, तो डी क्यू बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा, आई। अब यही वैल्यू यहाँ पे रखो, तो डी डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल, आई इधर आ गया, आई डी आई। ठीक है, अब क्या है, कहाँ से, शून्य से आई जीरो तक देने में किया गया कुल कार्य डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन शून्य से आई जीरो, शून्य से आई जीरो डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इंटीग्रेशन शून्य से आई जीरो, इसकी वैल्यू माइनस एल आई डी आई, माइनस एल आई डी आई। ठीक है, माइनस एल आई डी आई, एल कांस्टेंट है इसको निकालो बाहर, माइनस एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर आई जीरो आई डी आई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इजकल टू क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स की जगह हमारा आई है तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू, कितना मिला, माइनस एल अंदर आई स्क्वायर बाई टू, जीरो से आई जीरो, जीरो से आई जीरो। अब इसी को सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कुंडली में संचित ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, इधर मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत पहले ही राइट हुआ था। तो कितना मिला, W इजकल टू माइनस एल, पहले अपर लिमिट रखेंगे आई जीरो, तो ये हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपान टू माइनस जीरो, आया कितना माइनस वन बाई टू एल, वन बाई टू बाहर हो गया, एल आई जीरो का स्क्वायर, ये W है, और यही कार्य उसमें क्या हो जाता है, ऊर्जा के रूप में इस स्टोर हो जाता है, यानी U इजकल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू आई एल आई जीरो स्क्वायर, माइनस साइन छोड़ दिया जा रहा, माइनस साइन यहाँ पे यही दिखा रहा है कि ये क्या है, इसके अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इतना कार्य हमने बाहर से, माइनस साइन क्या कर रहा है, ये कुंडली के अंदर यानी कुंडली में जो ऊर्जा आ रही है वो एक्सटर्नल यानी जो बाहर से हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कुंडली के द्वारा वर्क नहीं हो रहा, ये बाह्य सोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है, वही है माइनस साइन दिखाता है। ठीक है, तो इतना मात्रक क्या बनेगा भाई, जूल। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, यहां तक बात एकदम समझ में आ गई सबको, नोट करना हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब हम मिटाते हैं। अब देखिए भाई, अन्योन प्रेरण, जरा सभी लोग अन्योन प्रेरण गुणांक की डेफिनेशन या अन्योन प्रेरण की परिभाषा बताइए क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज की वीडियो का टारगेट आपको पता है कि कम से कम 800 लाइक आज के इस वीडियो पे आना चाहिए। ठीक है, हाँ एक और बात, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात। अन्योन प्रेरण गुणांक,
अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, अन्योन यानी अन्य के द्वारा, दूसरे के द्वारा। जैसे मान लेते हैं पास पास दो कुंडली रखी हुई है, ठीक है, पास पास दो कुंडली रखी हुई है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, एक कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं और धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। तो जब इस कुंडली में हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस कुंडली के कारण क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी जो कि दूसरी कुंडली से पास करेंगी। ठीक है, दूसरी कुंडली से होकर जाएंगी। जब धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने की वजह से दूसरी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा की इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्शन जिससे बोलते हैं। और पहले ही हमने अन्योन प्रेरण गुणांक की हेडिंग डाल रखी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो माना पहले कुंडली से संबंध फेरों की संख्या Np है, दूसरे में फेरों की संख्या Ns है। ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, Ip है। तो इसमें प्रवाहित धारा Ip है, तो इसमें धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में इसके एक फेरों से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना मान लेते हैं, φb मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, φb। ठीक है, अब देखो दूसरी कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल मान लेते हैं कितना है, Es है। कितना है, Es। और इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा कितनी मान लेते हैं, Ip। ठीक है, तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी NS φb किस पर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पहले कुंडली में बहने वाली धारा। इसको अगर हम बदलेंगे तो ये चीज बदलेगा। ठीक है, तो Ip। अब इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आते हैं और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, M। क्या है, MIP, जहां पे M क्या है, म्यूचुअल यानी कि अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो M = NS φs अपान IP। ठीक है, जहां M अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक। बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब देखिए भाई, ये मिल गया। तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES का मान इस कुंडली के अंदर फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो माइनस क्या हो जाएगा, NS φb, NS φb d/dt। तो ES = या थोड़ा सा और एक स्टेप छोड़ दिए थे उसको भी लिख देते हैं। तो माइनस NS d/dt। यदि इससे संबंधित फेरों की संख्या NS है तो माइनस NS d/dt। ठीक है, N को ले जाओ अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस d बाहर NS φs अपान dt। और NS φs है क्या, MIP। क्या है, MIP। ES = माइनस d/dt MIP। ठीक है, M को ले आओ बाहर, कांस्टेंट है, IP को रखो अंदर। ES = माइनस M dIP/dt। तो म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक M = कितना हो जाएगा, E माइनस ES अपान माइनस इधर भेज दो तो dIP/dt। समझ में आया।
कि ज़्यादा फास्ट हो गए। ध्यान से देखो, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इसमें इसके जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो हम मान लेते हैं एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना है, एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। यदि इसमें फेरों की संख्या NS है तो NS से गुणा, NS को अंदर लेके चले गए, ये NS फाई एस, NS फाई एस यहाँ बी है भाई, NS फाई बी बराबर क्या MIP, वैल्यू रख लिया MIP, M कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, DIP बाई डी टी हो गया। ठीक है, तो DIP बाई डी टी से हमने भाग कर दिया। ठीक है, DIP बटे डी टी। यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, यदि DIP बाई डी टी, DIP बाई डी टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब क्या हो जाएगा, तब म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक M इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ES। ठीक है, किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है यदि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ये दूसरी कुंडली का भाई IP, पहली P मतलब पहली यानी प्राथमिक, प्राइमरी। ठीक है, और ES क्या है, सेकेंडरी। तो दूसरी कुंडली में यानी द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है, दूसरी कुंडली के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है यदि पहली कुंडली से संबंध धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो हेडिंग डालिए, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो अन्य समतल कुंडली वाला और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से जो है इसको देख लो। तो हेडिंग डालिए, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो चलिए भाई ध्यान से देखिए, ये हमने दो समतल कुंडलियां बनाई। ठीक है, पहले कुंडली की त्रिज्या मैंने मान लिया R1 है और दूसरी की त्रिज्या मैंने माना R2 है। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, पहली कुंडली में मान लेते हैं हमने धारा कितनी प्रवाहित किया, I1। कितनी धारा प्रवाहित किया, I1। तो I1 धारा जब इसको के अंदर हमने प्रवाहित किया तो I1 धारा प्रवाहित करने के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहले कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, μ0 I1 अपान 2 इंटू R1। ठीक है, अब इसके अंदर यदि फेरों की संख्या N1 हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, फेरों की संख्या N1 हो, तब क्या हो जाएगा, तब V1 बराबर μ0 N1 I1 अपान 2 R1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये क्या निकल के आया, V1। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर काम कर रही, अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, V1। अब इस V1 के कारण क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली से पास करेंगे। अब अगर हम इसके मान में परिवर्तन करेंगे तो V1 के मान में परिवर्तन होगा, और V1 के मान में परिवर्तन होगा तो दूसरी कुंडली से पास करने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। बात सिंपल सी है। ठीक है, तो दूसरी कुंडली से संबंधित यानी दूसरी कुंडली के एक फेरे से संबंध, यदि दूसरी कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, क्या नाम दे भाई, फाई 2 हो, तो N फेर है कुंडली में, दूसरी कुंडली में कितने हैं, N2 फेर हैं, तो N2 फेरों से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा,
N2 N2 ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुल चुंबकीय फ्लक्स मिल गया, अब अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से अन्योन प्रेरकत्व M इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, अन्योन प्रेरकत्व M इक्वल टू क्या फार्मूला होता है भाई, N2 क्या निकाले थे भाई, अभी भी कुछ इस तरीके से निकाला गया था ना, NS phi S इक्वल टू MIP, NS इक्वल टू MIP, जहाँ पे IP की जगह हमारा I1 है तो N और S की जगह पे 2 है। कुल चुंबकीय फ्लक्स NS phi 2 इक्वल टू MI1, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 phi 2 अपान I1, N2 phi 2 अपान I1, ठीक है। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से म्यूचुअल फाई अपान आई, ये कहाँ की परिभाषा है, अन्योन प्रेरण गुणांक की, ठीक है। चलिए भाई M इक्वल टू फाई का कुल मान N2 phi 2 अपान कितना हो जाएगा I1, लेकिन ये निकल गया। अभी आप फाई 2 हमने निकाला नहीं है, फाई 2 का मान कितना हो जाएगा, फाई 2 इक्वल टू कितना होगा भाई, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, तो 2 है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भाई, V1 है, और क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, A2 का। तो अब वैल्यू रख लो, तो M इक्वल टू N2 B1 A2 अपान I1, ठीक है। अब सारी वैल्यू M की रख दो, M इक्वल टू N2 V1 का मान कितना, ये है μ0 N1 I1 अपान A2 का मतलब पाई R2 का स्क्वायर अपान 2R1। तो और कुछ कटेगा नहीं ना, ठीक है। तो M इक्वल टू कितना मिल गया हमको, μ0 N1 N2 I1 पाई R2 स्क्वायर अपान 2R1, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक का फार्मूला, ठीक है। ये दो समतल कुंडलियों के कारण अन्योन प्रेरकत्व का फार्मूला। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा से देख लीजिए ध्यान से, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ये हमारी क्या है, पहली कुंडली है, ठीक है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या हमने माना N1 है, और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I1 है। तो I1 धारा प्रवाहित होने के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल रेखाएं होंगी जो यहाँ से पास करेंगी। तो मान लेते हैं एक कुंडली से संबद्ध, इसमें फेरों की संख्या कुंडली में, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या हमने माना N2, और एक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना है माना, फाई 2 माना। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, फाई 2 गुणे N2, और हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे इसका क्षेत्रफल। तो कहाँ इसको हमने इस्तेमाल किया, यहीं पे देखो लिख दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, B1, और एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना माना गया, फाई 2। तो फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, B1 इंटू A2 यानी दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वैल्यू यही उठा के रख दी गई है, सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, भंवर धाराएं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए भाई, भंवर धाराएं होती क्या हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चालक तार है, ठीक है, जब किसी चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक चालक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे बद्ध इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो चालक के संपूर्ण आयतन में, इस चालक के पूरे आयतन में क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। चालक के संपूर्ण आयतन में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इसकी संरचना जल में उत्पन्न भंवर के बिल्कुल समान होती है, इसलिए इस धारा को भंवर धारा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है भंवर धारा की, ठीक है। क्या है, एक बार फिर से सुनिए।
जब किसी चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो चालक के संपूर्ण आयतन में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और इस धारा की संरचना जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है, इसलिए इस धारा को भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल सी। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ ये चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा के हर एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपके जो है विस्तृत उत्तरीय का एक प्रश्न यानी 5 नंबर प्रत्यावर्ती धारा से कंफर्म है। ठीक है, तो और उससे पहले आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और सबसे लास्ट बात, जाते जाते फिर उन सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा जो है हमारे जन्मदिन की शुभकामनाओं का मैसेज किया, और जो बच्चे नहीं किए उनको भी जो है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।